हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के एप्लीकेशंस के बारे में समझ के रखा है एंड उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कशन करके रखा है। बराबर है। अब हम लोग पढ़ते हैं लिंक बिटवीन केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या ये दोनों कंसेप्ट अलग है? हाँ, थोड़े। केमिकल काइनेटिक्स हम लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम फिनिश करने के बाद पढ़ना होता है, राइट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे मिल सकती है, जरा सोचिए। हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ के रखा है कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो Kc इज इक्वल टू क्या बन जाता है? Kf अपॉन Kr बन जाता है कि नहीं बन जाता? एट इक्विलिब्रियम Kf अपॉन Kr बन जाता है, वेयर Kc इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बराबर है। Kf की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे आप लोग कहते हो रेट कांस्टेंट। ये केमिकल काइनेटिक का टर्म है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। बराबर है। एंड गाइस, अगर हम लोग Kr की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड और यू कैन से रिवर्स रिएक्शन होता है। नाउ इनसे आप लोगों को इक्विलिब्रियम मिक्सचर के बारे में कैसे पता चलता है, रिएक्शन मिक्सचर के बारे में कैसे पता चलता है? तो सोचिए, यहाँ पर ये दो कंसेप्ट मैं दो साइड में से डिवाइड कर रहा हूँ। कैसे? क्यों सर? इफ Kf इज ग्रेटर देन Kr, ये पहली कंडीशन, एंड दूसरी केस कि Kf इज कंपेरेबल विथ Kr। सोचिए जरा, ऐसा अगर होता है कि Kf Kr से बहुत ज़्यादा है तो यू विल ऑब्जर्व व्हाट? अगर Kf की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ऐसे केस में Kc इज अ हाई। बराबर है। Kc इज अ हाई, तो इसका मतलब ये कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवरेबल। फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवरेबल होगा कि नहीं होगा, आप लोग खुद पता कर सकते हैं। इनकी वैल्यू को देखिए, अगर Kf बहुत बड़ा है, Kr छोटा है, तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, Kf की वैल्यू बढ़ गई, Kc की वैल्यू भी बढ़ गई। तो जैसे जैसे Kf बढ़ता है वैसे वैसे Kc की वैल्यू हाई होती जाएगी एंड Kc की वैल्यू हाई होती जाएगी, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवरेबल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि Kf बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इफ Kf इज हाई इवन देन Kc, तो ऐसे केस में क्या होगा? मतलब सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, रिवर्स रिएक्शन इज टू स्लो। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये रिवर्स रिएक्शन किसके पास पहुंच जाएगी? इरिवर्सिबल नेचर के पास पहुंच जाएगी। होगा कि नहीं होगा गाइस? ऐसे मतलब इस केस में एक और पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हो कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट रहेगी। देन इफ Kf इज इक्वल टू Kr अगर आता है तो ऐसे केस में Kc ये नियर अबाउट क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। एंड Kc अगर 1 बन जाएगा तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कहाँ पर रहेगी? इक्विलिब्रियम पे रहेगी। मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट will becomes almost equal to the concentration of the reactant। एंड ऐसे केस में ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंड ना ही बैकवर्ड रिएक्शन आगे बढ़ पाएगी, दोनों साथ साथ चलते रहेंगे एंड हेंस रिएक्शन विल नेवर गोज टू कंप्लीशन। क्या ये रिएक्शन कभी कंप्लीशन की तरफ जा सकेगी? बिल्कुल नहीं जा सकती। तो यहाँ से आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के रिलेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्या कहता है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन ऑफ H2 विथ I2 इज 54 एट 700 केल्विन। ये रिएक्शन है H2 प्लस I2, इट गिव ट्वाइस ऑफ HI। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का Kf, ये बैकवर्ड रिएक्शन का Kf है। ठीक है। अब दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहता है कि इफ Kf इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HI, हाँ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, एंड Kr इज द रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ HI, बिल्कुल सही है।
डिड्यूस मतलब डिटरमाइन करके दो वेदर के एफ इज लार्जर और स्मॉलर देन के आर। एंड दूसरा क्वेश्चन है कि इफ द वैल्यू ऑफ के आर एट 700 केल्विन इज 1.16 इंटू 10 टू द पावर -3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एफ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है गाइज। पहले ए के बारे में सोचते हैं। वी नो दैट के सी इज इक्वल टू क्या होता है, तो के एफ अपॉन के आर होता है। नाउ आपके पास के सी दिया हुआ है 54, राइट। तो 54 इज इक्वल टू के एफ अपॉन क्या हो जाएगा, के आर हो जाएगा। एंड हेंस अगर आप लोग के एफ की वैल्यू निकालते हैं तो के एफ इज इक्वल टू आ रहा है 54 इंटू के आर। इसका मतलब क्या कि के एफ इज ग्रेटर देन के आर बाय अ फैक्टर ऑफ 54 है कि नहीं है, देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है कि इफ द वैल्यू ऑफ के आर, आपके पास के आर की वैल्यू है, के एफ फाइंड आउट करके देना है। तो के सी इज इक्वल टू के एफ अपॉन के आर, इसका इस्तेमाल करेंगे। सो देयरफॉर के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी इंटू के आर। तो के सी कितना है 54 इंटू के आर कितना कहता है, तो 1.16 इंटू 10 टू द पावर -3 करिए। इसे अगर आप लोग सॉल्व करके देखते हैं तो ये कितना आता है, ये आता है 62.64 इंटू 10 टू द पावर -3। इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रख सकता है। गाइज अब चलते हैं इस लेसन के बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी भी है एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। हेडिंग लिखी है, उसका स्टेटमेंट लिख के रखा है जिसका नाम है ली कैटेलियर प्रिंसिपल। ली कैटेलियर प्रिंसिपल का कहना क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ली कैटेलियर प्रिंसिपल का कहना है जस्ट बैलेंसिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम। देखिए कैसे, आप लोगों ने कई एक्सपीरियंस अपने डेली लाइफ में देखे होंगे। सपोज करिए कि हम लोग किसी दुकानदार को इमेजिन करते हैं जो कि किसी चीज़ को तोल रहा है, तो उसके पास 2 पैन्स हैं, है ना। ये अगर किसी चीज़ को तोलता है तो इसके पास 2 पैन्स होंगे। एंड सपोज करिए यहाँ पर 5 ग्राम का वेट है, यहाँ पर 5 ग्राम का वेट है, तो ये इक्विलिब्रियम में है, बराबर ना। ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में है। नाउ इफ अगर मैंने इसमें थोड़ा सा मतलब 1 ग्राम ऐड कर दिया, जैसे ही हम लोग इसमें 1 ग्राम वेट को ऐड कर देंगे, ये जो पैन है ये पैन नीचे की तरफ खिसक जाएगा और ये जो पैन है ये पैन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। कब तक ऐसा चेंज होगा, कुछ देर के बाद यहाँ पर फिर से इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी कंडीशन है जैसे मान लीजिए कि ये 5-5 ग्राम पे बिल्कुल सेम हाइट पे है, यहाँ पर 6 ग्राम हो गया तो ये नीचे आ गया, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर से रुक गया, आ गया फिर से नया इक्विलिब्रियम। अब फिर से इसमें 1 ग्राम डाल दो, ये फिर से नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। मतलब ये कि सिस्टम अपने आप को बैलेंस कर रही है, बराबर। सिस्टम क्या कर रही है, अपने आप को बैलेंस कर रही है। ठीक वैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन के वक्त भी होता है। ली कैटेलियर प्रिंसिपल की बात करें तो इट इज अप्लीकेबल टू द रिवर्सिबल सिस्टम ओनली विच इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, सपोज करिए कि एक कोई भी रिएक्शन लेते हैं, ए बी के साथ कंबाइन होके आपको देता है C+D, बराबर है। तो कुछ देर के बाद जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगी तो कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एंड जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो आपको पता है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा कुछ इस तरीके से, बाय द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, यहाँ पर QC का भी फॉर्म वही होता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बराबर है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ इक्विलिब्रियम के कॉन्सेंट्रेशंस इन्वॉल्व हैं एंड यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशंस इन्वॉल्व है दीज आर अदर दैन द इक्विलिब्रियम, बराबर है ना, अदर दैन द इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आता है तो वी नो दैट QC इज इक्वल टू क्या बन जाता है, KC बन जाता है। एंड जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो यहाँ पर आप लोगों को वैल्यूज चेंज होते हुए दिखती है। कैसे होगी सोचिए। अब मान लेते हैं कि मैं इसमें से थोड़ा सा C निकाल देता हूँ। जैसे ही मैंने थोड़ा सा C को निकाल दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, बराबर, रिएक्शन क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई गाइस।
ना रिएक्शन जब डिस्टर्ब होगी तो जब सी यहाँ पर कम होगा तो सिस्टम अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा? सिस्टम तो यही कोशिश करेगा कि फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाए, और अगर उसे फिर से इक्विलिब्रियम पे आना है तो यहाँ पर सी का बनना ज़रूरी है। तो जब आप लोग सी की थोड़ी क्वांटिटी को कम करोगे तो ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन, ए और बी आपस में कंबाइन होकर फिर से सी बना देगा एंड कुछ देर के बाद सिस्टम फिर से क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। मतलब जैसे ही आपने सी को निकाला सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस डेवलप हो गया एंड इस बढ़े हुए स्ट्रेस को डेवलप करने के लिए सिस्टम अपने आप को एडजस्ट करेगा। जिस साइड का स्ट्रेस डेवलप हुआ, जिस साइड पे स्ट्रेस डेवलप हुआ उस साइड के स्ट्रेस को कम करवाने की कोशिश करेगा, बराबर है ना। मतलब सी अगर कम हो गया तो सी बना के सिस्टम इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करेगा। सपोज करिए आपने ए यहाँ पर ऐड कर दिया, क्या होगा? अगर आपने यहाँ पर ए की कुछ क्वांटिटी को ऐड कर दिया तो सर लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रेस डेवलप हो गया, ए बढ़ गया। अब बढ़ा हुआ जो ए है वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा? सिस्टम अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगी? तो जो बढ़ा हुआ ए है वो धीरे धीरे बी के साथ कंबाइन होकर सी एंड डी बनाने की कोशिश करेगा, ताकि जो बढ़े हुए ए का स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। सिस्टम फिर से क्या आ जाएगी? इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। सपोज करिए आपने डी ऐड कर दिया। अगर आपने डी ऐड कर दिया तो इस साइड में स्ट्रेस डेवलप हो गया, डर है ना। इस साइड में क्या हो गया? स्ट्रेस डेवलप हो गया एंड इस बढ़े हुए स्ट्रेस को डेवलप करने के लिए अब सिस्टम क्या करेगी? इस डी की क्वांटिटी को कम होना पड़ेगा। तो इस डी की क्वांटिटी को कम कैसे करेंगे? तो ये डी सी के साथ कंबाइन होकर वापस क्या बनाता रहेगा? ए एंड बी बनाता रहेगा। मतलब ये जैसा मैंने कहा था कि सिंपल लैंग्वेज में ली कैटेलियर प्रिंसिपल सिर्फ बैलेंसिंग का एक फॉर्म है, बैलेंसिंग करने का एक तरीका है इक्विलिब्रियम को, वही हो रहा है। तो जब भी सिस्टम में कोई इक्विलिब्रियम पे सिस्टम है और उसमें एक साइड में अगर स्ट्रेस आता है तो सिस्टम उस स्ट्रेस को नलीफाई करने की कोशिश करता है, ट्राई टू अटेन न्यू इक्विलिब्रियम, बराबर ना। देखिए इसका कहना क्या है? इट स्टेट्स दैट व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, कंडीशन है when a system at equilibrium is subjected to a change in any one of the factors determining the equilibrium condition। अब ये फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटालिस्ट हो सकता है, या और भी कोई फैक्टर अगर होगा तो, बराबर है ना। It states that when a system at equilibrium is subjected to a change in any of the factors determining the equilibrium conditions of a system will respond in such a way as to minimize the effect of the change। वही तो हम लोगों ने पढ़ा था एग्जाम्पल में, पहले एग्जाम्पल पढ़ा, बाद में उसे साबित करके दिया, बराबर है ना। तो कोई भी फैक्टर जो सिस्टम का इक्विलिब्रियम पोजीशन डिटरमाइन कर सकता है, अगर आपने उसे चेंज करा दिया तो सिस्टम अपने आप को एडजस्ट करेगी ताकि जो भी चेंजेस आपने अप्लाई किए वो फिर से बैलेंस हो जाए एंड सिस्टम फिर से कहाँ पर आ जाए? इक्विलिब्रियम पे आ जाए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस? बिल्कुल सोचिए। चलिए एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। ये दो रूम्स है, एक ऊपर है एक नीचे है, यहाँ पर इनके स्टेयर्स है, ठीक है। यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स हैं ना। यहाँ पर जब 6 स्टूडेंट हैं और यहाँ पर जब 6 स्टूडेंट है तो सिस्टम बिल्कुल इक्विलिब्रियम में। मैं यहाँ से एक को यहाँ पे भेजता हूँ, यहाँ से एक को यहाँ पर भेजता हूँ तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 7, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 5। सिस्टम बिगड़ गया, है ना। तो इस बिगड़े हुए सिस्टम को अगर आप लोगों को इक्विलिब्रियम पे लाना है तो यहाँ से एक को कम करना पड़ेगा। जब यहाँ से कम होगा तब सिस्टम फिर से क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स को भेज दिया तो यहाँ पर कितने रह जाएंगे? 4। फिर यहाँ से 2 को कम करना पड़ेगा, तब जाके सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब बढ़े हुए स्ट्रेस को बैलेंस करना है। मीन्स ये कह सकते हैं हम लोग कि सर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर स्ट्रेस अप्लाई होता है तो सिस्टम राइट हैंड साइड में जाने की कोशिश करेगा। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा, मिलेगा एग्जाम्पल के साथ। एंड अगर आपने राइट हैंड साइड पे स्ट्रेस अप्लाई कर दिया तो सिस्टम उस स्ट्रेस को कम करने के लिए राइट से कौन से साइड में जाना पसंद करेगी? लेफ्ट हैंड साइड में जाना पसंद करेगी। ये कहना है ली कैटेलियर प्रिंसिपल का। अब समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग
ली कैटेलियर प्रिंसिपल, फैक्टर्स अफेक्टिंग ली कैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत ही इजी फैक्टर्स हैं और कई सारे एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर सकते हैं? इसमें पहला जो फैक्टर होता है ये होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, ली कैटेलियर प्रिंसिपल का कहना क्या है कि जब आप लोग किसी फैक्टर को बढ़ाओगे तो सिस्टम उस बढ़े हुए फैक्टर को कम करने की कोशिश करेगी। जिस साइड से स्ट्रेस अप्लाई होगा सिस्टम उसके उस साइड में जाने की कोशिश करेगी, बराबर है। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन अब चेंज करके हम लोग ली कैटेलियर प्रिंसिपल को कैसे समझ सकते हैं जरा देखिए। सपोज करिए कि मेरे पास एक ये रिएक्शन है N2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस प्लस हीट, इससे आप लोगों को क्या समझ में आता है? हीट निकल रही है फॉरवर्ड रिएक्शन में, मतलब ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। यहाँ पर डेल्टा एन को देखिए गाइस, ये है 2 - 4, तो डेल्टा एन -2 है, मतलब लेस देन 0 है। इस रिएक्शन में जो कैटालिस्ट यूज होता है वो कैटालिस्ट होता है आयरन एंड थोड़ा सा इसमें यूज किया जाता है मॉलिब्डेनम, राइट। अब देखिए आप लोगों को इसके ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी मिल जाएगा। Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2। आपको एक और चीज पता है गाइस, एट इक्विलिब्रियम QC इज इक्वल टू क्या होता है? Kc। लेकिन इक्विलिब्रियम छोड़कर QC एंड Kc सेम होते हैं क्या? नहीं। देखिए इसमें मैं कंडीशन डालता हूँ, इफ H2 इज एडेड। सोचिए अगर आप लोगों ने हाइड्रोजन ऐड कर दिया यहाँ पर तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम में रहेगी? नहीं। मतलब इस साइड में क्या डेवलप हो गया? स्ट्रेस, बराबर है। तो सिस्टम जब स्ट्रेस में आ जाएगा, इस इक्विलिब्रियम में जब हाइड्रोजन की क्वांटिटी ऐड हो जाएगी तो सिस्टम अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगी कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी को कम करना पड़े ना। हाइड्रोजन की क्वांटिटी को कम करते समय कौन सी रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, बराबर है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बढ़ता जाएगा, ठीक है। इफ N2 इज एडेड, अगर आप लोगों ने यहाँ पर नाइट्रोजन को ऐड करा दिया तो सेम इफेक्ट लागू होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे अमोनिया का नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो यहाँ पर स्ट्रेस आ गया। इस बढ़े हुए नाइट्रोजन की क्वांटिटी को फिर से इक्विलिब्रियम पे अगर लाना है तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा और क्या बनाता रहेगा? अमोनिया बनाता रहेगा। मतलब ये हो गया गाइस कि जब इक्विलिब्रियम पे सिस्टम है एंड आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एनी ऑफ द रिएक्टेंट बढ़ा दिया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नाउ सोचिए, इफ अमोनिया इज एडेड, अगर आप लोगों ने अमोनिया को ऐड करके देखा तो जब अमोनिया को ऐड करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि इस साइड में स्ट्रेस डेवलप होगा। अमोनिया ज़्यादा बन चुका है। अब अमोनिया ज़्यादा बन चुका है, उसे इक्विलिब्रियम पे लाना है तो अमोनिया की क्वांटिटी कम होनी पड़ेगी। और अमोनिया की क्वांटिटी कम कब होगी? जब रिएक्शन कौन से साइड में जाएगी? रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये जो कंडीशन है ये हर एक इक्विलिब्रियम पे लागू होगा, बराबर ना। हर एक इक्विलिब्रियम पे लागू होगा जहाँ पर गैसेस इन्वॉल्व होती है। सॉलिड एंड लिक्विड के केस में तो हम लोग जनरली ऐसी स्टडी नहीं करते, लेकिन आप लोग सोचते रहिए कि यार ये जो हम लोगों ने पढ़ा क्या ये अकॉर्डिंग टू ली कैटेलियर प्रिंसिपल नहीं है? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। अब इसमें दूसरे और इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर, अगर आप लोग सॉलिड एंड लिक्विड की बात करते हैं तो सॉलिड एंड लिक्विड की केस में चेंज इन प्रेशर जो है हैज़ नो इफेक्ट। चेंज इन प्रेशर का कोई इफेक्ट होता है क्या? नहीं होता। लेकिन गैसेस के केस में बहुत सारा इफेक्ट होता है, बिकॉज वी नो दैट गैसेस आर कंप्रेसिबल। ठीक है, कैसे होगा? सोचिए, अगर आप लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन को देखा है तो आपको पता है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है। हाँ,
हमें ये भी पता है P इज इक्वल टू N/V इंटू RT होता है। गाइस क्या आपको पता है, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है एंड डिवाइडेड बाय V मतलब क्या है, वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सर्टेन अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो इसका मतलब P इज इक्वल टू CRT होता है। ठीक है, P इज इक्वल टू CRT हो गया, मान लेते हैं। नाउ वी नो दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सारी की सारी कंडीशन क्या कहाँ पर लागू है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वी आल्सो नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चलिए अब प्रेशर बढ़ाने के बारे में सोचिए। अगर आप लोग प्रेशर को बढ़ाते हो, प्रेशर को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा गाइस, डिक्रीज हो जाएगा, बराबर है। वॉल्यूम जब डिक्रीज हो जाएगा तो N/V की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ा नहीं है ऐसा हम लोग नहीं मान सकते, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण सिस्टम में ऐसा लगेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो गए, बराबर ना। सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो गए एंड देयरफॉर सिस्टम ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, सिस्टम विल मूव इन द डायरेक्शन where number of moles decreases, नंबर ऑफ मोल डिक्रीजेस। अब सिस्टम के बजाय यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे वर्ड इक्विलिब्रियम करेंगे। देखिए प्रेशर जब बढ़ेगा तो ऐसी केस में आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो सिस्टम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स क्या होते होंगे, कम होते होंगे, बराबर है ना। नंबर ऑफ मोल्स कम होते होंगे। चेक करिए, यही एग्जांपल लेते हैं, दैट इज N2 प्लस H2 इट रिवर्सिबली ड्यूस अमोनिया एंड हीट। सोचिए गाइस, अगर आपने प्रेशर को बढ़ा दिया तो यहाँ पर अगर आपने प्रेशर को बढ़ा दिया तो क्या होगा, इस साइड में देखिए कितने मोल्स है 2, इस साइड में कितने मोल्स है 4। जब आप लोग प्रेशर को बढ़ाओगे तो प्रेशर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी ना। रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। नाउ यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, यहाँ पर जो डेल्टा N है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपके पास ये रिएक्शन है H2 गैस प्लस I2 गैस विच गिव्स ट्वाइस ऑफ HI गैस, मैं कहता हूँ कि प्रेशर में बढ़ाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से लो या राइट हैंड साइड से लो, यहाँ पर अगर प्रेशर बढ़ता भी है तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। व्हाई, क्योंकि डेल्टा N 0 है। देख लीजिए 2 - 2 डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बराबर है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, आपके पास दो कंडीशन आ रही है, हमें चाहिए फॉरवर्ड रिएक्शन। जस्ट इमेजिन कि आप लोग किसी कंपनी के मालिक हो, आप लोगों को अमोनिया बनाना है, तो क्या आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस करना नहीं चाहोगे? बिल्कुल। तो अमोनिया प्रोड्यूस करने की इंपॉर्टेंट कंडीशन, पहले नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ा दो या फिर इसे निकाल दो। इसे कम करोगे तो इक्विलिब्रियम फिर से राइट हैंड साइड में शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के प्रेशर को बढ़ा दो, मतलब प्रेशर बढ़ा दो, बस हो गया। जरूरी नहीं नाइट्रोजन हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन का प्रेशर अगर मैं कहता हूँ तो उनकी क्वांटिटी आ जाएगी। तो सिस्टम के ऊपर का प्रेशर बढ़ा दो। जैसे ही सिस्टम के ऊपर का प्रेशर बढ़ेगा, सिस्टम क्या होगा, हायर मोल से किसके तरफ जाएगा, लोअर मोल, हायर मोल से लोअर मोल, फिर से रिएक्शन कहाँ पर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एंड जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसे केस में आप कितना भी प्रेशर बढ़ाइए कम कराइए, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस ये, तो याद रखेंगे। दो फैक्टर की स्टडी हो चुकी है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, इसका एक और एग्जांपल कंसीडर करिए गाइस। देखिए N2O4, ये गैस जो होती है ये होती है कलरलेस, एंड ये जब डिकम्पोज होती है तो आपको देती है 2 मोल्स ऑफ NO2 गैस जिसका कलर होता है ब्राउन, ठीक है। नाउ जब आप लोग प्रेशर को बढ़ाओगे, सोचो जरा, प्रेशर को इंक्रीज करोगे, प्रेशर को जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो ब्राउन कलर है ये ब्राउन कलर
डिसअपियर होना चालू होगा, होगा कि नहीं होगा? आप लोग सोचिए गाइस, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो सिस्टम कौन से साइड से कहाँ पे जाना पसंद करती है? हायर नंबर ऑफ मोल्स से लेके लोअर नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप लोगों ने प्रेशर को बढ़ा दिया तो यहाँ पे देखिए 2 मोल्स हैं, यहाँ पर कितना मोल है? 1 मोल है। तो बढ़ा हुआ प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स को कम करने में हेल्प करेगा, मतलब NO2 का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? N2O4 में कन्वर्ट होगा। तो ब्राउन कलर क्या हो जाएगा गाइस? धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इफ अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया तो जब प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो इससे उल्टा इफेक्ट होगा। प्रेशर को जब आप लोग डिक्रीज करोगे तो सिस्टम लोअर नंबर ऑफ मोल से कहाँ पर जाना पसंद करेगी? हायर नंबर ऑफ मोल्स के तरफ। तो ऐसे केस में जो ब्राउन कलर रहेगा गाइस, ये ब्राउन कलर क्या हो जाएगा? इंटेंसिफाई हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल है। कभी कभी कलर्स के बारे में क्वेश्चन अगर पूछा तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट वही है। प्रेशर बढ़ता है तो हायर नंबर ऑफ मोल से लोअर नंबर ऑफ मोल तक सिस्टम जाने की कोशिश करेगा। एंड ऐसे केस में जो कलर चेंजेस होंगे वो बिल्कुल आपके सामने क्लियर रहेंगे। अब चलते हैं तीसरे फैक्टर की तरफ, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। नाउ टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो क्या होगा? सोचिए, हम लोगों को ली कैटेलियर प्रिंसिपल क्या बताता है कि अगर सिस्टम में आप लोगों ने कोई स्ट्रेस अप्लाई किया तो सिस्टम उससे अपोजिट साइड में चली जाएगी। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते समय सिस्टम ऐसे साइड में जाना पसंद करेगी जहां पर बढ़ी हुई हीट क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। बराबर है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये गैस जब डिकम्पोज होती है तो आपको मिलता है PCl3 एंड आपको मिलता है क्लोरीन प्लस 92.5 किलो जूल की हीट। मतलब यहाँ पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है। यहाँ पर डेल्टा H अगर किसी ने पूछा फॉरवर्ड रिएक्शन का तो वो इतना है गाइस। सर आपने तो प्लस लिखा, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डिकम्पोज होने के बाद इतनी हीट निकलती। मतलब एक ही रिएक्शन लिखे और इसका डेल्टा H बाजू में लिख दे तो ये कैसा लिखना पड़ेगा? माइनस। तो इससे एक और चीज़ साबित होती है कि जो रिवर्स रिएक्शन है ये कैसी हो जाएगी गाइस? एंडोथर्मिक हो जाएगी, है ना? ये क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक हो जाएगी। नाउ अगर आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हो, सोचिए टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो सिस्टम के ऊपर जो स्ट्रेस बढ़ रहा है वो क्या है? एडिशन ऑफ द हीट। बराबर है ना? टेम्परेचर बढ़ाते मतलब हीट डाल रहे सिस्टम के अंदर, इक्विलिब्रियम पे हीट दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश कर दी तो ऐसे केस में एंडोथर्मिक रिएक्शन विल फेवरेबल। क्यों होगी कि नहीं होगी? सोचिए। जी हाँ होगी, क्योंकि सर जब हीट बढ़ेगी तो हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड ऐसे केस में सिस्टम अपनी जो बढ़ी हुई हीट है उसे कम होने की डायरेक्शन में जाएगा। तो हीट कहाँ पर कम हो रही है? यहाँ पर। क्योंकि ये देखिए ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कैसी दिख रही है गाइस? एंडोथर्मिक दिख रही है। बराबर है ना? यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आप लोगों ने जब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड चेंज इन प्रेशर पढ़ा तो वहाँ पर एक चीज़ कॉमन रहती है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, यहाँ पर चेंज होती है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा सर? है ना? ये कैसे पॉसिबल होगा उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल की स्टडी करते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, दैट इज CO गैस। ये हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होता है एंड ये आप लोगों को देता है मिथेनॉल। राइट नाउ इस रिएक्शन की मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज को देखते हैं तो ये है -90 किलो जूल, -90 किलो जूल पर मोल। ठीक है, चलो हीट बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। उससे पहले Kc लिख दीजिए। Kc क्या आ रहा है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3OH डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO गैस प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 to the power 2। नाउ एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस, सोचो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सर एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगी। हाँ
टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगी। मतलब क्या, मतलब मिथेनॉल डिकम्पोज होगा। जब मिथेनॉल डिकम्पोज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3OH ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3OH मतलब न्यूमरेटर कम हो जाएगा गाइस, तो Kc क्या होगा, डिक्रीज होगा। Kc क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो ये है इफेक्ट ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम इन अकॉर्डेंस विद द ली कैटेलियर प्रिंसिपल। सर क्या ऐसा होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रिएक्शन रिवर्स आएगी? हाँ, तो क्यों ना इसका मतलब हम लोग उससे कम से कम टेम्परेचर पे कैरी आउट करें। कम से कम टेम्परेचर पे कैरी आउट करेंगे, प्रोडक्ट कम बनेगा। सर ये कैसे? ये तो ऑब्जर्वेशंस है, एक्सपेरिमेंटली कुछ अलग चीज़ें होती है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब फोर्थ वाला फैक्टर पढ़ते हैं गाइस, दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के कारण क्या हो सकता है? कैटलिस्ट क्या होता है? ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, राइट, वेलोसिटी को बढ़ाता है। कैसे चेंज हो सकता है? Kc एंड इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेक करते हैं। सपोज करिए कि आप लोग इस रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं, दिस इज एसिटिक एसिड एंड इसकी रिएक्शन जब इथेनॉल के साथ करते हो तो एस्टरिफिकेशन होता है, आप लोगों को प्रोडक्ट मिलता है CH3COOC2H5 जिसका कॉमन नाम इथाइल एसीटेट होता है, IUPAC नाम इथाइल इथेनोएट होता है एंड यहाँ पर बन जाएगा वाटर। ठीक है, ये है रिएक्शन, ये आप लोगों के पास रिएक्शन है। गाइस जब हम लोग इस रिएक्शन में कोई कैटालिस्ट नहीं ऐड करते हैं, कोई भी कैटालिस्ट ऐड नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में Kc इज इक्वल टू, देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, ठीक है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O होता है डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH है इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5OH। पता है सर, हमें लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दिया, ये मिल गया। कैटालिस्ट नहीं डालने से क्या हुआ सर? रिएक्शन स्लो होगी, टाइम लगेगा, लेकिन कुछ देर के बाद, बहुत देर के बाद इक्विलिब्रियम तो आएगा, मतलब आप लोगों को Kc मिल जाएगा। ठीक है, नाउ इफ कैटालिस्ट अगर ऐड करते हैं, यहाँ पर एसिड ऐड किया जाता है H पॉजिटिव, जब हम लोग एसिड ऐड करते हैं तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये कम से कम टाइम में मिलता है, विद इन अ फ्यू आवर्स मिल जाता है। तो जब विद इन अ फ्यू आवर्स मिलेगा तो क्या Kc की वैल्यू चेंज होगी? नहीं। Kc की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं। इक्विलिब्रियम जल्दी लाया, बस उसने इक्विलिब्रियम कंपोजिशन को छेड़छाड़ किया क्या? नहीं। तो कैटालिस्ट के आने से क्या होता है? सिर्फ रेट बढ़ता है। कैटालिस्ट के आने से सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज हो सकती है, इक्विलिब्रियम सिर्फ जल्दी आ सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम की पोजीशन भी कहाँ चेंज होगी? क्या इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज? नहीं, बिल्कुल अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन क्या चेंज हो सकता है गाइस? तो सिर्फ और सिर्फ टाइम, मतलब Kc की वैल्यू चेंज होगी क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये फैक्टर्स थे। अब ये जो चारों के चारों आप लोगों ने फैक्टर्स पढ़े, इन चारों के चारों फैक्टर्स को हम लोग जरा समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो कौन से फैक्टर? तो इफेक्ट ऑफ कौन से फैक्टर जो भी है हम लोग देखते हैं। इससे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है क्या? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर फर्क पड़ता है क्या? एंड वैल्यू ऑफ Kc के ऊपर फर्क पड़ता है क्या? देखते हैं। पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था? पहला फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा था। जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है तो ऐसे केस में पोजीशन चेंज होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है, पोजीशन चेंज होती है इक्विलिब्रियम की, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज होती है क्या? नहीं, क्योंकि नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा और फिर से Kc वैसा ही दिखेगा। इफेक्ट ऑफ द प्रेशर, आप लोगों ने प्रेशर के बारे में क्या पढ़ा? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है क्या? हाँ या ना? यस। कब? जब डेल्टा n इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नो व्हेन डेल्टा n इज इक्वल टू 0, बराबर है।
ऐसे केस में कैसे की वैल्यू चेंज होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी गाइस। होगी क्या? ऐसे केस में नहीं होगी। देन आफ्टर दैट थर्ड फैक्टर देखिए टेम्परेचर। टेम्परेचर से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज होता है? हाँ होता है। इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा, शिफ्ट हो जाएगा। एंड वैल्यू ऑफ केसी ऑब्वियसली चेंजेस। वैल्यू ऑफ केसी क्या हो जाती है गाइस? चेंज हो जाती है। एंड आप लोगों ने चौथा फैक्टर कौन सा पढ़ा? तो कैटालिस्ट पढ़ा। अब चौथा फैक्टर कैटालिस्ट, कैटालिस्ट ऐड करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज होती है क्या? नो। एंड वैल्यू ऑफ केसी ये चेंज होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता गाइस। चलो इन चारों फैक्टर्स की स्टडी हम लोग अप्लाई करते हैं ऑन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का जो सिंथेसिस होता है उस प्रोसेस का नाम होता है हैबर्स प्रोसेस। क्या नाम होता है इसका? हैबर्स प्रोसेस होता है। एंड रिएक्शन जो है N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस, ये ट्वाइस अमोनिया गैस प्लस हीट। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी हम लोग बाद में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन आपको कैरी आउट करानी है। ये रिएक्शन कैरी आउट करते समय हम लोग क्या करते हैं? तो नाइट्रोजन, हम लोग नाइट्रोजन लेंगे, हम लोग लेते हैं गाइस हाइड्रोजन। इस रेशियो में लेंगे, इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे। ठीक है, ये दोनों जब कंबाइन की जाएंगे तो ऐसे केस में आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग कैटालिस्ट को रख सकते हैं। जब हम लोग कैटालिस्ट को रखते हैं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है गाइस, ये होता है नियर अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 550 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 773 केल्विन के आसपास होता है। बराबर है, 773 केल्विन के आसपास। ना 773 केल्विन के आसपास अगर हम लोग देखें तो ये होना चाहिए 500 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, ये होता है 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में। एंड रही बात प्रेशर की, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है, होता है, यहाँ पर प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है। देन आफ्टर जब हम लोग प्रेशराइज करेंगे तो रिएक्शन होगी, प्रेशराइज करेंगे तो रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? अमोनिया। लेकिन इक्विलिब्रियम पे क्या रहेगा? H2 एंड N2। तो जो अनरिएक्टेड गैसेस है, इन अनरिएक्टेड गैसेस को हम लोग यहाँ से फिर से रिएक्शन में भेजेंगे, फिर से प्रोडक्ट बनाते रहेंगे। सोचिए अब यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होती है इन 1:3 रेशियो, तो आप लोगों को ये पता चलता है कि प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है क्या? अमोनिया बनता है। ठीक है, सोचिए अब आप लोग जरा सोचिए कि रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस अप्लाई करेंगे। गाइस इस रिएक्शन को देखिए, यहाँ पर डेल्टा N इज इक्वल टू -2 आता है। फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर देखते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब अप्लाई करिए चेंजेस। पहला कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप लोगों ने N2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो RF बढ़ेगा। आप लोगों ने हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो RF बढ़ेगा। आपने अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो RF बढ़ेगा। कैसे? जैसे ही अमोनिया निकालोगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होगा तो कौन से साइड से जाना चाहेगा? सर फिर से वहां पर अमोनिया बनना चालू होगा। हाँ ठीक है। दूसरी कंडीशन, चलो प्रेशर, प्रेशर अगर आप लोग बढ़ाते हैं तो, प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? सर प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो सिस्टम कहाँ से कहाँ पर आता है? सिस्टम कहाँ से कहाँ पर आता है? हायर मोल से लोअर मोल। तो प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 4 मोल है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऐसे केस में यू विल ऑब्जर्व कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीज होगा। एंड यहाँ पर हम लोग अगर ऑप्टिमम प्रेशर की बात करते हैं तो जो ऑप्टिमम प्रेशर की वैल्यू होती है गाइस, ये होती है नियर अबाउट 250 atm। 250 atm की वैल्यू होती है, काफ़ी अच्छा प्रेशर है। तीसरा टेम्परेचर, सर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होना चाहिए, बराबर ना? हाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए सर
कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये हीट ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा हो गई तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होगी, मतलब रिवर्स रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि इस रिएक्शन को आप लोग लो टेम्परेचर पे कैरी आउट कर सके। ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है तो आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कम हो जाएगी तो मॉलिक्यूलर कोलिजन कम होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्शन कम हो जाएगी, रेट गिर जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत है, बराबर ना? यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और ये होती है 773 केल्विन, राइट। तो अमोनिया का फॉर्मेशन आप कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय रिमूविंग अमोनिया, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बट अप टू विच एक्सटेंट? 773 केल्विन। तो ऐसे इन फैक्टर्स का एप्लीकेशन करके आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखा जाता है। कहेगा कि ये रिएक्शन है, इसके ऊपर मैं प्रेशर बढ़ाऊँ तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊँ तो क्या होगा, कैटालिस्ट डालूँ तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो क्या होगा। ये चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर अप्लाई करती आनी चाहिए।